Yes, Satish has been joined. Okay, रूबी जी ज्वाइन होने की है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो जागृति, आप तैयार है? जी सर। हाँ हाँ, गुड. अभी आप घर में हैं? जी सर, घर में हूँ। ओके, हाँ हाँ, ठीक है. हेलो. हेलो. हाँ, नमस्कार, मैं टेलीमानस से काउंसलर बात कर रही हूँ। बताइए कैसे सहायता कर सकते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है. और क्या करूँ? किसी को मार दूँ या फिर खुद मर जाऊँ, ऐसे लग रहा है. ओके। अ, जी सर, टेंशन मत लीजिए। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। सर, ये एक टेलीमानस अ, के बारे में बताना चाहती हूँ। यानी कि यहाँ पे जैसे कि अ, हम साथ में ये जो आपकी प्रॉब्लम है, या हल ढूँढने के प्रयास करेंगे। अ, सर, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ क्योंकि मैं अभी आई हूँ, फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। हम्म. काउंसलर को ही रिलैक्स होने की जरूरत पड़ रही है. सर, मैं अभी जस्ट मैं यहाँ पे घर पे पहुँच गई हूँ, तो इसकी वज़ह से थोड़ा ये हो गया है। अच्छा अच्छा. ओके ओके, आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए. टेक योर टाइम. जी सर, स्टार्ट करें। हाँ, यस. हाँ. अ, नमस्ते, मैं टेलीमानस से काउंसलर बात कर रही हूँ, टेलीमानस से। बताइए कैसे सहाय कर सकते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. क्या करूँ क्या नहीं, ऐसे लग रहा है. ऐसा लगता है कि दूसरे को मार दूँ या फिर मैं खुद ही मर जाऊँ, ऐसे लग रहा है. और मेरा नाम रीता है. जी सर। अ, जी मैम। अ, मैम, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो आपका प्रॉब्लम है, हम साथ मिलकर ढूँढने के प्रयास करेंगे, ठीक है मैम? मैम, हाँ. आगे बढ़ने से पहले इस काउंसलिंग के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। अ, काउंसलिंग यानी मैं आपको आपकी समस्या को समझकर हल ढूँढने में आपकी सहाय होने में मदद करूँगी। हम्म. ये सुविधा जैसे कि 24 घंटे अवेलेबल रहती है, तो आप कभी भी इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, ठीक है? हम्म. ओके। सर, ये जो आपने बताया कि आपको जैसे कि गुस्सा जल्दी आ रहा है, तो मैं जान जान पा सकती हूँ कि ये किस कारण की वजह से आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है? लोग गुस्सा दिलाते हैं. ऐसा हो रहा है कि मेरा जो पति है वो घर में ध्यान नहीं दे रहा है. वो घर से ज़्यादा बाहर ज़्यादा रहता है, तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? जी सर। सर, मैम, आप जैसे कि अपने मन की बात बेझिझक आप यहाँ पे बता सकती हो। जो भी बात रहेगी वो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली रहेगी, तो आप बेझिझक यहाँ पे व्यक्त कर सकती हो। हुँ. अम,
मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पति जो है उसका कुछ बाहर चल रहा है और उस वजह से ही वो देरी से आता है घर में, घर की तरफ ध्यान नहीं देता है, आने के बाद में भी मोबाइल में लगा रहता है, टीवी में लगा रहता जी है, सर। बच्चों जी की मैम। तरफ ध्यान नहीं देता है और जी मैम, मैं मैं कुछ आपकी और मैं कुछ कहती हूँ तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देता है और चिढ़ के बात करता है और जब मैं गुस्सा करता हूँ तो फिर वो बात ही नहीं करता है। फिर मैं कितना भी चिल्लाऊँ, कितना भी बोलूँ, तो वो बात ही नहीं करता है। जी मैम, मैं आज जो जो आप फ़ील कर रहे हो, मैं आपकी बातों से मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है मैम? कि जो आप क्या फ़ील कर रहे हो अपने जो आपके हस्बैंड है, वो आपको जैसे कि इग्नोर कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन हुँ, मैम आप टेंशन मत लीजिए, इसका हल हम साथ में मिलके ढूँढने की प्रयास करेंगे, ठीक है मैम? हुँ, हुँ। हाँ। देखिए कि मैम आप ये जो आपने बताया है वो थोड़ा मुझे जैसे कि आपकी शादी के कितने टाइम हुए? मैं क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन करूँगी। आपकी शादी अ का कितने टाइम हुए हैं? अभी तो 10 साल हुए हैं। ओके तो मैम ये स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम है या फिर कुछ दिनों से या कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम आ रही है? शुरुआत में तो सब अच्छा था। पहले 2 साल तो सब कुछ सही चल रहा था। जी मैम। फिर मैं ससुराल में रहती थी। फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया, तो हम सिलवासा में आ गए और जब अच्छा। से अभी सिलवासा में आए हैं और ये नए कंपनी में उन्होंने जॉइन किया है, तब से ये तकलीफ़ इनका ऐसा बर्ताव शुरू हो गया है। मैं इधर अकेली रहती हूँ, कोई ऐसा ये नहीं है, तो फिर पति ही ऐसा करे तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास मैं अपना दुखड़ा रोऊँ? जी मैम, मैं आपका दुःख समझ रही हूँ। जैसे कि आप अपने जैसे हस्बैंड के साथ ही रह रहे हो? हाँ, हाँ। अ, ओके। हम तो ये फ्लैट में रह रहे हैं और मेरे 2 बच्चे हैं जी मैम। साथ में। ओके। तो आपके बच्चे उनके ईयर क्या है? हाँ, हाँ, एक 8 साल का है और एक 6 साल की लड़की है। ओके। नहीं, वो स्कूल में जाते होंगे ना? हाँ, हाँ। ओके। लेकिन ये जो मैं थोड़ा ये आपके जो आपने बात पहले बताया तो उस बारे में मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो इग्नोर कर रहे हैं आपके हस्बैंड तो वो रिसेंटली ऐसा हुआ कि आपके बीच दोनों के बीच कुछ अनबन हुआ या कुछ ऐसे? अ, अनबन तो इसी विषय पर होती रहती है ना कि वो ध्यान ही नहीं देते हैं। इसी विषय पर वो अनबन होती रहती है। शुरुआत के 2 साल शादी के बाद के तो सही रहे, फिर ये डिलीवरी वगैरह ये सब हुआ, बच्चों में ये समय गया। अभी थोड़े से बच्चे बड़े हुए हैं, तो अभी तो उन्होंने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, घर में ध्यान देना चाहिए, पत्नी का साथ तो थोड़ी देर बैठना चाहिए ना। तो एक तो वो जी। उधर ही काम पर रहते हैं, काम पर ही देरी से आते हैं और आने के बाद में भी अपने मोबाइल में रहते हैं और हाय हेलो करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। पत्नी की तरफ ध्यान नहीं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं, तो गुस्सा तो आएगा ही। जी मैम। तो जैसे कि मैं आपको मैम कुछ क्वेश्चन करूँगी कि जैसे कि ये जो आपके हस्बैंड आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके जैसे कि स्टार्ट जैसे कि आप ही की तरफ से रहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है इस सब में? हाँ, मैं तो उसको बोलूँगी ना कि हमेशा मोबाइल में लगे रहते हो, बच्चों के साथ खेलना नहीं, कहीं बाहर घूमने लेके जाना नहीं, कोई ऐसे हँसी-खुशी से कोई बात नहीं, तो मैं बोलती हूँ उसको, तो वो तो
वो बात ही नहीं करता है वो। तो फिर जी मैं मैम उसका मोबाइल भी एक बार मैंने छीन लिया था तो अ, उसके ऊपर उसने फिर गुस्सा करके फिर मारा भी था मुझे। ओके मोबाइल छीन के मैं चेक कर रही थी तो। लेकिन ओके उसके बाद में तो कुछ बात ही नहीं करता है। ओके मैम मैं क्या जान सकती हूँ कि जैसे कि आप बता रहे हो कि आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहे हैं तो सिर्फ वही उसी का या आपको ये है आपने कभी जैसे कि उनके साथ शांति से बैठ के बात करने की कोशिश की कि तुम ऐसे कि उदास क्यों रह रहे हो या फिर ऐसे कुछ किसने उसने कि मैंने? अ, आपने आपने अपने हस्बैंड से के साथ बात करने की कोशिश की कि तुमको क्या वो तकलीफ काहे है का ऐसा उदास कि रह हाँ रहा है? वो क्यों उदास रहेगा? वो काहे का उदास रह रहा है? वो तो अपना मस्ती में मैं मस्त है। उसको तो उसका मोबाइल होगा, उसके फ्रेंड्स होंगे, उसकी गर्लफ्रेंड होगी, उधर ही वो अपना ये कर रहा है। वो काहे का उदास हो रहा है? इधर तो मेरे को सब तकलीफ हो रही है ना, मैं उदास रह रही हूँ, इधर मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे बच्चों को तकलीफ हो रही है। उसका क्या है? सर उसका तो मैम वो अच्छा मैम मस्त मेरा अपना मतलब ये था कि जैसे कि उनसे बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों मेरे साथ मैं इग्नोर कर रहे हैं क्या बात है ये इस बारे में बात करने की कोशिश की मैम आपने वो तो हमेशा ही बोलती हो ना, क्यों इग्नोर वगैरह वो तो मुझे पता ही है वो क्यों इग्नोर कर रहा है। वो सब पता है मुझे। वो क्या-क्या करता अ, है, वो उधर ऑफ़िस में क्या करता है, ऑफ़िस से आने के बाद में क्या-क्या करता है। उसके मोबाइल में ही सब मुझे पता चल जाता है। क्या बाकी के जी मैम आजू-बाजू घर के बाहर निकलता है तो वो मुझे पता है उसकी नज़र कैसी है। जी वो तो मैम पता ही है मुझे। ओके वो उसमें तो मैं शांति से बैठ के उसको बात करके वो पता करने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे तो सब पता है उसके बारे में। वो बात करे तब ना, वो इधर ध्यान ही नहीं देता है घर की तरफ। वो अपनी दुनिया में मस्त है। मैम जैसे कि मैं बात तो मैम मुझे एक ये भी जानना था कि जैसे कि वो आपके ध्यान नहीं दे रहे तो आपने कभी भी उनसे इस बारे में बात किया तो झगड़े ही होते हैं हाँ, वो हमेशा मोबाइल में आपने लगा रहेगा, हमेशा अ, अपना अलग-अलग रहेगा, फ़ोन पे लगा रहेगा, कंपनी के आने के बाद में देर-देर से आएगा। तो कोई आदमी जी शांत मैम कैसे बैठेगा? वो तो उसको बोलेगा ही। जी मैम तो जैसे कि आप अपने बच्चों के साथ ही जैसे कि एक्टिविटी में कोई ध्यान दे रहे हो मैम जैसे कि उनका स्टडी है फिर आपका हस्बैंड का आपका क्वेश्चन यही है कि मैम जो आपके हस्बैंड आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं हुँ, हुँ। वो तो सब ओके मुझे ही तो देखना पड़ता है ना, जैसे कि वो इधर द ओके मैम तो ये जो आप बता रहे हैं मैम तो जैसे कि आप ये जो स्टार्टिंग आपने बताया कि ये जो मोबाइल में ही सब है लेकिन आपने किसी और की बात भी सुनी होगी या उनके साथ जैसे कि कोई जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनसे जैसे कि उनके फ्रेंड्स है उनसे बात करने की कोशिश की मैम आपने वो तो उसके फ्रेंड ही है ना, वो तो उसकी तरफ से ही बाजू लेंगे, उसकी ही साइड लेंगे। पर वो उसके व्हाट्सएप पर वो लड़कियों के फ़ोटो है ना, लड़कियों के वो नंबर दिखते हैं। मैंने पूछा ये किसके नंबर है? तो बोलता है कि इसके साथ वो काम करता है। पर क्या घर में आने के बाद में भी उसको थोड़ी कोई मैसेज करता है काम की जगह एक तो तुम देर-देर से घर में आते हो, ऊपर से फिर से आने के बाद में अ, उधर चैटिंग करते रहते हो, फ़ोन पे लगे हुए रहते हो। तो इसका जी मतलब मैम क्या है? इसका मतलब तो ऐसा ही है कि इनका इधर घर की तरफ ध्यान नहीं है, बाहर ही सब है। किसी को जी पूछने मैम की मैं ज़रूरत ही आपकी क्या है? और जी वो थोड़ी मैम सच बताने वाले हैं। ओके मैं आपकी बातों से मैं समझ सकती हूँ मैम ये आप क्या फ़ील कर रही होंगी। लेकिन मैम एक ये भी है कि ये जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, तो जैसे कि ये जो हर जैसे कि
लड़कियाँ रहती है कि जैसे कि नेगेटिव ही हम हमारे माइंड में विचारधारणा रखेंगे क्योंकि हर रिश्ता जैसे कि एक लड़कियाँ या लड़के का सेम ही रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है ना मैम? हुँ, हुँ। उन्होंने जैसे कि आपके हस्बैंड ने जैसे कि आपको पता है कि मेरे ये फ्रेंड है, लेकिन जैसे कि उन्होंने जैसे कि वो फ़ोटो या फिर चैटिंग और रिश्ता भी हो सकता है जैसे कि फ्रेंडशिप का या भाई-बहन का भी हो सकता है। ठीक है ना अभी मैम? कंपनी में कौन-सा भाई-बहन आया? वो कंपनी के हम गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, सिलवास में आ गए, तो उसकी बहन कहाँ से सिलवास में आ गई? वो भी कंपनी में काम कर रही है। वो 1 नहीं, 2 नहीं, आज 2-3 उसके बहनें? अ, जी क्या ऐसा नहीं बाजू वाली मैं से घर बोल से सकती। बाहर निकलता है तो उधर भी वो इशारे करता है, तो वो भी बहन बन जाएगी उसकी। मैम मैं आपकी बातों से समझ सकती हूँ कि आप क्या अ, महसूस करती होंगी वो। मैम मैं आपको जैसे कि आपके जो मन में चल रहा है, जैसे कि आपके हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये जब आप अकेले घर में बैठते आप भी जैसे कि आप अपने पैर पे खड़े होके कुछ जैसे कि कर सकते हो। क्योंकि आपको घर में रह के यही जैसे कि आपके हस्बैंड पे डाउट ही आप कर रहे हो। क्योंकि एक बार उनसे शांति से बैठ के आप बात कर सकते हो कि क्योंकि ज़्यादातर ये झगड़े होंगे क्योंकि आपने उनके मोबाइल से देख के ही आपने ये किया है कि उनके जो मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट में लड़कियाँ के नंबर ज़्यादा है, ये चैटिंग कर है, लेकिन आपने क्योंकि ये लड़के भी हो सकते हैं कि वो लड़कों के साथ भी चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना मैम? यानी वो नाम तो लड़कियों के दिखते हैं ना, फ़ोटो तो लड़कियों का दिखता है ना, फ़ोटो से तो पहचान में आ जाता है ना, जी मैम, जो मैं उसका आपकी फ़ोटो लगा रहता है। देखिए मैम ये जो आप चिंता मत कीजिए, अपने आप को अकेला मत समझिए क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन की है आपको जैसे कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि जैसे कि आप अपने हस्बैंड को बिना देखे सिर्फ़ मोबाइल में ही जज कर रहे हो, ठीक है ना मैम? तो उनके साथ बैठ के एक बार ये बात कर लो कि दिक्कत क्या है? कि मैंने उसके साथ बात किया है, मैंने उसको पूछा कि ये किसके साथ बात कर रहे हैं? तो वो ये बोलता है कि ये मेरे कंपनी में काम करने वाली लड़कियाँ हैं और उसके साथ वो बात कर रही है। अभी मैडम आप बताओ कि वो उधर एक तो यहाँ से 8 बजे जाता है, रात को 9 बजे घर में आता है। वो 12 घंटा, 13 घंटा वो काम करता है। तब इनकी बातें नहीं होती है और क्या घर में आने के बाद में रात को ही इनकी बातें होती है? इसका मतलब क्या है? जी आप मैम। बताओ? जी मैम, मैं आपके जो तो आप ये फ़ील ऐसे कर रहे हो कौन-सी मैं बातें समझ होती है वो सकती 13 घंटे भी उसकी बातें पूरी नहीं होती है और रात को भी उसको कम पड़ता है? जी मैम, मैं समझ सकती हूँ। अ, देखिए मैम इस प्रॉब्लम का हम साथ में मिलके हल निकालने के प्रयास करेंगे, ठीक है मैम? हुँ। मैम आप अगर आगे का सेशन अगर जब भी आपको अकेलापन लगे या कुछ ऐसा फ़ील हो तो आप फिर से यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है मैम? हुँ। लेकिन मैं मेरे पति का क्या करूँ? ये ना मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसको मार दूँ या फिर मैं खुद मर जाऊँ। देखिए मैम अगर आप आपका जो गुस्सा है मैं समझ सकती हूँ कि जैसे कि लेकिन आपके साथ आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए आपको जीना होगा, ठीक है ना मैम? क्योंकि उसके लिए तो मैं अभी जिंदा हूँ। जैसे कि आप अपने बच्चों के बारे में सोच के ये जो हस्बैंड आपके
समझ नहीं रहे हैं, तो जो बच्चे हैं उन पे भी ध्यान दें कि आप अपना जो भी है वो या तो फिर जैसे कि हेल्पलाइन का नंबर भी आप ले सकते हो कि ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप जैसे कि वुमेन्स हेल्पलाइन का नंबर भी ले सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग क्या करेंगे? मैम जैसे कि ये जो मैंने आपको बताया कि आपने बात करने की तो उनसे कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से यही आ रहा है कि मैं मेरे जो ऑफिस के क्या है उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं काम की ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये जो आपका टेंशन है, इससे जैसे कि इससे दूर करने के लिए हम आपके साथ हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हम आपके ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है ना मैम? लेकिन ये जो आप हुँ, जैसे कि अ, मैम ये जो अभी आप मैम कैसा फ़ील कर रहे हो? मुझे तो पता है ना, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। ओके, मैम रिलैक्स रहिए, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं ना तो इससे जो भी प्रॉब्लम है इससे जैसे कि आपको ज़रूर हल मिलेगा, ठीक है मैम? हुँ, मैम आप जब भी फ्री रहोगे तो यहाँ पे आप बेझिझक जैसे कि आपको गुस्सा आए या तो आप जैसे कि एक डीप ब्रीथिंग भी एक्सरसाइज मैम कर सकते हो, आपको अगर ज़्यादा गुस्सा आए तो आप कर सकते हो। या हुँ, फिर जिस वक़्त आपके पति के ऊपर आपको गुस्सा आए तो वहाँ से आप जैसे कि दूसरे रूम में जाके बैठ सकती हो। ठीक है मैम? हुँ, हुँ, ठीक है। मैम ये जो अ, इसका ये जो प्रॉब्लम है ये हम ज़रूर हल निकालने की प्रयास करेंगे। ठीक है मैम? हुँ, जब भी आपको ऐसा अकेलापन लगे या ज़्यादा गुस्सा आए तो फिर से आप यहाँ पे बात कर सकते हो। हुँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब ओके, तो शायद जागृति काउंसलर डर गई है पेशेंट के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा है। ओके मेरे स्क्रीन पर सतीश का आइकॉन दिख रहा है। यस सतीश आपके क्या इनपुट्स है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन से अच्छे पॉइंट्स थे और कौन से पॉइंट मिसिंग थे या फिर कौन से वीकनेसेस थे इसमें क्या-क्या अ, मिसिंग था? ये आप डिस्कस कीजिए। हाँ हाँ सर, जैसे कि स्टार्टिंग में ही थोड़ा मुझे प्रॉब्लम जैसा लगा, बोलने में भी उसका क्लियर स्पीच नहीं हो रहा था और ओके, रुक-रुक के क्लैरिटी ऑफ जैसे स्पीच। हाँ, हाँ, क्लियरिटी यस हाँ, क्लियरिटी नहीं थी और रुक-रुक के बोल रही है और जो हुँ, बोल रही है वो भी अच्छे से सामने वाले को समझ नहीं हो रहा है, जैसे कि क्या बोलना है, जैसे कि क्या उसका मीनिंग है, हुँ। वो नहीं समझ में क्लैरिटी आया। एक तो हाँ, यानी क्लैरिटी और दूसरा बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं था, रुक-रुक के बोलना है ना, यस, बोलने यस। में कॉन्फिडेंस नहीं है उनके, है ना? तो ये हाँ। बहुत ज़रूरी है आपके बोलने में आपको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। हुँ, जैसे रानू का अगर कुछ भी कंटेंट नहीं होता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाती है। कम से कम आप आपको ना कम कॉन्फिडेंस दिखाना है, ना ओवर दिखाना है, आपको हुँ, कॉन्फिडेंस दिखाना है। इसको एस्क्राइब्ड कॉम्पिटेंसी बोलते हैं कि आप अलग एंड पे हो और जो दूसरा व्यक्ति है, वो अलग एंड पे एक-दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, परंतु आपके आवाज़ से और आवाज़ में जो छलक रहा हुआ कॉन्फिडेंस है, उससे वो पेशेंट को एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये व्यक्ति मुझे समझ रहा है और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता हुँ। रखता है। तो वो कॉन्फिडेंस रखना भी ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही केस, फिर भी आपको वो कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, फिर जैसे कि सर आपने उसका नाम बताया लेकिन उसका जो अ,
उनका क्या ईयर है मतलब कौन-सा उनका साल चल रहा है, उनका वर्ष क्या है, वो भी नहीं उसने पूछा, कहाँ से बात करे वो भी नहीं उसका डिटेल लिया। हाँ, डिटेल तो मिसिंग वो था। एज निर्भर रहता है पेशेंट हाँ, का क्योंकि एज के थ्रू ही उनका पूरा मेंटालिटी रहेगा। एज उसने सही नहीं है, पूछा। हाँ, गुड पॉइंट। हुँ, हाँ, फिर उसका डिटेल भी अच्छे से नहीं लिया कि घर में जैसे कि बताया बच्चे हैं ये सब लेकिन उसका पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनको क्रिएट नहीं जैसा किया उसके बारे में। हाँ। फैमिली एनवायरनमेंट शायद आपको बोलना है ना? फैमिली यस, एनवायरनमेंट, हाँ, 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 घर यस, का यस, यस, माहौल, हाँ, घर का माहौल माहौल कैसे यस। बना रहता है। तो उसने हुँ, वो पूछना चाहिए था कि जब आपके हस्बैंड आते हैं, तो आने के बाद में क्या-क्या माहौल कैसे रहता है? घर का माहौल यस, कैसे रहता है? ऐसे ओपन हाँ, एंडेड क्वेश्चन पूछना था, तो बहुत सारी चीज़ें आई होती, हुँ, है ना? हुँ। हुँ, ओके, और दूसरा ये गुड। था कि जैसे कि जो प्रॉब्लम है जैसे कि गुस्सा आना, चिड़-चिड़ होना, जीने के आशा नहीं होना, तो जो आपने सर हुँ, प्रॉब्लम बताया उसको पूरे डिटेल से मतलब उसके बारे में पूरा फ़ोकस नहीं किया उसने। जो हाँ, मेन जो इमोशंस प्रॉब्लम है दिखा है, वो हाँ, इमोशंस को टोटली नेग्लेक्ट किया गया और पेशेंट के बोलने में भी गुस्सा ही था, है ना? यस, यस। पेशेंट का जो बोलने का तरीका था, वो कुछ हम्बल तरीका नहीं था, वो पेशेंट भी गुस्से में ही यानी पेशेंट का गुस्सा इतना है कि वो अभी उसके काउंसलर पे भी वो छलक रहा हुँ, है ना? काउंसलर से बात करने में भी नॉर्मल बात करने में भी वो छलक रहा है, इतना गुस्सा उसको दिख रहा है। तो वो गुस्से को ही नेगलेक्ट किया गया, गुस्से के बारे में एड्रेस कुछ हुआ ही नहीं, राइट, हाँ, गुड और हाँ, फिर जैसे कि उसका जो नॉर्मलाइज़ेशन करना था वो भी नहीं किया, जो वेंटिलेट करना है वो भी नहीं किया उसने। हाँ, वेंटिलेशन इमोशंस को वेंटिलेशन नहीं हुआ। वो जो हाँ, गुस्सा था, वो गुस्से को वेंटिलेट होना चाहिए था और पेशेंट तो ऑलरेडी गुस्से में ही था, तो ये बहुत अच्छा मौका बन सकता था कि कैसे कि वो जब हस्बैंड आता है उसको और वो मोबाइल लेके बैठा है, तो आपके मन में क्या-क्या विचारें आती है, क्या-क्या भावनाएँ आती है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन किया होता, हुँ, राइट? तो हुँ, उसका वो सब अंदर का निकला होता। यस। उस समय में मन में क्या-क्या भावनाएँ आती है, यानी वो क्या करना था इंसिडेंट्स को एक तो उसको पूछना भी था कि कैसे रूटीन होता है, यानी क्या-क्या होता है और होने के बाद में उसको ही पकड़ के जब हस्बैंड ऐसा करता है, तो मन में क्या-क्या होती है? या फिर जब पेशेंट ने बताया वो मोबाइल लिया था, मोबाइल में लड़कियों के फ़ोटो तो जब आपने वो लड़कियों के फ़ोटो देखे तो मन में क्या चल रहा था? हुँ, है ना? तो वो एक वेंटिलेशन का वो एक ज़रिया बनता, माध्यम बनता, वो मिस कर दिया। पेशेंट ने तो बोला, मैंने मोबाइल लिया था और उसमें फ़ोटो देखे थे। हाँ, और? हाँ, यस फिर जैसे कि फिर जो प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम को अच्छे से उसने डील ही नहीं किया, उसके पूरे डिटेल में ही नहीं गई और जैसे हुँ, कि डायरेक्टली वो ही बोल रही थी, तो फिर पेशेंट को वो फ़ील नहीं हो रहा है जिसके कारण वो बता सके कि हाँ, कि मुझे यही प्रॉब्लम है, तो मैं इसके साथ अच्छे से बात करूँ, मेरे मन में जो भी चल रहा है वो मैं बाहर निकाल दूँ ऐसा। ऐसा वो हुँ। नहीं हुआ है, जैसा वो माहौल नहीं हुआ। अच्छा रेपो बिल्डअप नहीं हुआ ऐसा रेपो आपको कहना है। यस, यस, हाँ, रेपो बिल्डअप सर। हाँ, ओके। हुँ, हुँ, फिर दूसरा तो उसने बताया जैसे कि थोड़ा बहुत उसके बारे में उसने डिटेली जानने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरा का नहीं लिया और जो इंटरवेंशन उसको देना चाहिए आगे शेड्यूल के लिए वो भी नहीं हुँ, बताया। हाल ही में जैसे कि अभी जो कॉल है, उसके बारे में भी पूरा जो जैसे कि पेशेंट को उतना चाहिए कि हाँ, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, तो शायद वैसा भी उसको फ़ील नहीं हुआ और आगे के बारे में भी उसने बताया नहीं हुँ, राइट। कि आगे जाके इंटरवेंशन के हमें बारे में कुछ और हाँ, आगे आगे जा के शेड्यूल भी नहीं बना किया कि शेड्यूल भी नहीं, जो हुँ, समराइज़िंग करना था वो हाँ, भी अच्छे से नहीं किया। हुँ, ओके। रूबी जी का मुझे आइकॉन दिख रहा है। So रूबी जी व्हाट इज़ योर वर्शन? व्हाट वाज़ हर स्ट्रेंथ, व्हाट वाज़ वीकनेसेस और क्या-क्या मिस किया, क्या-क्या ऐड कर सकते थे? गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। जी सर, स्टार्टिंग से ही थोड़े जागृति जी खुद ही शायद डर गई थी और
पता नहीं यहाँ से ड्यूटी छोड़ जब लगता है कि शिफ्ट में गए और जल्दबाज़ी में जल्दी-जल्दी में बैठे तो शायद वो तब स्टार्टिंग से ही उनका ऐसा लग रहा था सर। थोड़े हुँ, खुद हुँ। ही कॉन्फिडेंस उनका लो हो गया था ऐसा लगा। फिर भी हुँ, उन्होंने हुँ, स्टार्ट अच्छे से करने की कोशिश की ग्रेटिंग के लिए बट वहाँ पे भी उनका थोड़ा हेसिटेट खुद हो रहे थे। हुँ। ये भी हो सकता है कि सर सामने है ऐसा क्योंकि मुझे भी सर उसी दिन ऐसे ही हुआ था और हाँ, फिर हाँ। भी कॉन्फिडेंस में गई और फिर धीरे-धीरे सर जब आपके ऊपर मेरा ध्यान था उसी समय शायद जागो जी का भी आज ऐसे ही क्योंकि मैं उसके थ्रू गुज़र चुकी हूँ ओके, सर। ओके। इसकी वज़ह से सारा प्रॉब्लम सर शायद लगा यहाँ पे सब मिसमैच हो हुँ, गया। उन्होंने स्टार्ट किया, आप ओपनली अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम आप पकड़ नहीं पाए। हुँ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर था और उसमें उनको दर्द था और वो दर्द को वेंटिलेट नहीं कर पाए, एम्पैथाइज़ कर रहे थे वो, हुँ, बट जितना ओपनली करना चाहिए था, हुँ, क्वेश्चन के साथ एम्पैथाइज़ होना चाहिए था उनको, हुँ। वो नहीं कर पाए जागो जी ओपन अप और नहीं कर पाए। वो जी, जो उन्होंने इंसिडेंसेस पूछना था और जी, इंसिडेंसेस के साथ वो जो भावनाएँ हैं, यानी 2 इंसिडेंट्स तो जी। मेजर है। एक रूटीनली वो हुँ, नेग्लेक्ट हुँ, करता है तब क्या होता है और दूसरा हुँ, हुँ। जब उसने वो मोबाइल पे फ़ोटो देखी थी, जी। तो क्या अ, हुआ? जी, ओके। जी। इमोशन को नेग्लेक्ट कर दिया गया और पेशेंट खुद बार-बार बता रहा था, वो इतने गुस्से में था और गुस्से में ही उनका इमोशन था। क्योंकि उनके हुँ, इमोशन को हर्ट हुआ था इसीलिए वो एकदम एंगर की तरह ना गुस्से में हुँ, बात बता रही थी। हुँ, वहाँ पे ही हुँ, समझ जाना चाहिए था काउंसलर हुँ, को कि हाँ, या ये ही रीज़न है, क्योंकि उनके हुँ, इमोशन को हर्ट कर रहा है उनके हस्बैंड। उनको जो हुँ, चाहिए अपने हस्बैंड की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हेल्प जो जो भी ऐसे समय में स्पेशली जब वो माँ हुँ, बनी थी और बच्चे के साथ में रहकर उनकी जो सब कुछ नीड होती है सर वहाँ पे एक हुँ। क्लाइंट को कि ऐसे समय पे फिज़िकली, इमोशनली सोशली जो भी रहता है सब हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो यानी उसको नहीं मिल रहा था। 1 मिनट हाँ, यानी उसने वो भी पकड़ना चाहिए था कि जी, जब पेशेंट ने बोला कि 2 साल अच्छा था जी, और 2 साल के बाद में बच्चे हुए और ये सिलवासा शिफ्ट हुआ। तो ये जी। जो टर्निंग पॉइंट था, बच्चे होना, सिलवासा शिफ्ट होना, इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना था कि हुँ, उस समय में क्या अ, वो नेगलेक्ट तो नहीं हुई क्योंकि अकेला शिफ्ट जी, होना बच्चों के साथ, हुँ, बच्चों जी, को सँभालना अकेला और हस्बैंड अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। तो ऐसे समय में भले ही हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर ना हो अभी, हुँ, हो सकता है कि हुँ, सच में वो अपने कलीग से बात करता है, ऑफ़िस हुँ, की बात कर रहा है और रहता भी है, क्योंकि हुँ, वो शिफ्ट ड्यूटी रहती है, ये रहते हैं तो वो रात-बेरात भी बात करना पड़ता है। हुँ, परंतु हो सकता है कि अगर ये पैथोलॉजिकल डिल्यूशन है, जी, यानी ये सच्चाई नहीं है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है। हो हुँ। सकता है कि ये ये उसका सिस्टम डाउट है, सिर्फ़ ऐसे हाँ सस्पिशन जी, है। हुँ, परंतु उसका रूट कॉज़ जो है वो रह सकता है, जो अभी आपने पिन पॉइंट किया कि जी, जब वो घर से वो ट्रांसफ़र होके यहाँ आने के बाद में उसको जो सपोर्ट चाहिए था हस्बैंड से, वो जी, शायद नहीं मिला है और इसलिए उसके दिमाग में वो चला है कि ये घर में ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका जी, कुछ बाहर हो सकता है। और डिलीवरी के बाद में भी एक लेडी को ऐसा एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि जी, डिलीवरी होना माँ बनना, डिलीवरी होना यानी उसका जो एक गर्लीनेस जो होता है, वो चला गया। हुँ, उसका जो एक क्या बोलते हैं उसका यूथ जो है, वो चला गया। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स रहता है जी सर। और उस वजह से भी उसको ऐसा लगता है कि अभी हस्बैंड मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। हुँ, वो अट्रैक्टिव नहीं है और हस्बैंड मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। जी, ऐसा भी उसको ये फ़ील होता है। सो दैट मे बी द सिग्निफिकेंट पॉइंट जो एक्सप्लोर होना चाहिए था वो भी। हाँ, हाँ और? जी सर, वो पेशेंट अपनी बार-बार जो प्रॉब्लम्स थे वो क्लाइंट के साथ बता रहे थे बट क्लाइंट ने उनके प्रॉब्लम को सुनकर भी जैसे अनसुना कर दिया और उनके ऊपर और क्वेश्चन्स आ रहे थे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल बताओ, ऐसे नहीं, एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल जैसे सर कि प्रॉब्लम क्लाइंट में यानी आपको गुस्से में काउंसलर बोलना है, काउंसलर ने अनसुना किया। हाँ, जी, काउंसलर ने अनसुना किया कि क्लाइंट जब बता रहे थे कि मैं उनको पूछ रही हूँ, बट वो मुझे बता नहीं रहे और वो मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए भी आ रहा है ऐसा। तो ये
थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा हो गया था, फिर भी काउंसलर नहीं समझ पाए उनकी दिक्कत को, वहाँ पे थोड़ा हाँ, ये जो रिस्पेक्टफुली इंसिडेंस था। था, ये बहुत बड़ा जी, इंसिडेंस था जी। कि हाँ, इसको यहाँ पे और उनको ज़रा उसने एक्सप्लोर करना गलत था। थॉट्स भी आए यहाँ पे उसकी हुँ, बिहेवियर से, तो वो भी निग्लेक्ट हुआ काउंसलर की तरफ से। हुँ। इसमें हो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने इतना उसके ऊपर गुस्सा किया कि फिर इसने हुँ, अपना हाथ उठाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये ये भी थोड़ा-सा हो उसको ये एक्सप्लोर करना था इस इंसिडेंस को, ये जी, बहुत अच्छा इंसिडेंस मिला था उनको, जी। है ना? इसको एक्सप्लोर हाँ, करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन के कि ये इंसिडेंस क्या है? यानी क्या हुआ था उस समय में? और उस इंसिडेंस के नैरेट करते समय में भी उसके भावनाएँ को एक्सप्लोर करना था। अ, जी। ओपन अप करना था, भावना वेंटिलेट करवाना था। तो जिससे हुँ, इंसिडेंस का आपको पूरी जानकारी भी मिलती कि हो सकता है कि वो फ़ोन पर बात कर रहा है, इसने छीना-झपटी करके फ़ोन खींच लिया और वो मैसेज देखने लगी, फिर उसको हस्बैंड को गुस्सा आएगा ही, हस्बैंड ने गुस्सा आया होगा, मारा होगा, है ना? तो आपको एक जी, आइडिया भी हुआ होगा कि ये सस्पिशन है या फिर सच में ऐसा है। हुँ, बिकॉज़ डेलूशनल डिसऑर्डर भी रहते हैं, जिसको डेलूशन यानी ये साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जी, ऐसा रहता कुछ नहीं है, लेकिन वाइफ को या फिर हस्बैंड को लगता है। इसको बोलते हैं डेल्यूशन ऑफ इनफिडेलिटी। तो इसमें बहुत ट्रिकी रहता है, हमें वो जज करना पड़ता है कि वो है या नहीं है। जैसे उसने जागृति ने वो प्रयास किया कि कभी-कभी रिश्ता भाई-बहन का वगैरह भाई-बहन का हुँ, ऐसा यूज़ नाते-संबंध यूज़ नहीं करना पड़ता है। कोई भाई-बहन नहीं रहता है अपने काम के इस पे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स रहते हैं। कोई भाई-बहन वगैरह ऐसे कोई रिश्ते नहीं रहते हैं, कि वो सर ऐसे मैं बोल सकते समझ थे सकती कि हूँ, लेकिन आप हाँ, आपसे ना इसकी वजह से मैं बोल ही नहीं पाई। ओके। परंतु ये जो मैं जैसे कह रहा हूँ ना, हम जब पिछली बार भी कहा था कि हम जब उस सीट पे बैठते हैं काउंसलर की सीट पे, हमें सब भूलना पड़ता है कि हमारी खुद की वीकनेसेस, स्ट्रेंथ वगैरह सब भूलना पड़ता है। ब्लैंक होके आना है, बिल्कुल ब्लैंक अपने इमोशंस आप बोल नहीं पाए यानी क्या कि आपके मन में भी वो इमोशन थे, हेजिटेशन के इमोशन, मैं कैसे एंग्ज़ायटी था, कैसे बोलूँ, जी, क्या बोलूँ, है ना? जी वो सर, हटाना वही है, हो पूरा रहा था। ब्लैंक ब्लैंक रखना है। हाँ, हाँ। जी, वही काउंसलर को वही हो रहा था सर, जो भी हुँ, आपने कहा। यस, यस। पैराफ्रेज़िंग में थोड़ा-सा रिफ्लेक्टिंग क्लियरिटी देना चाहिए था कि हुँ, हुँ। आप यही कहना चाह रहे हो क्या आपके साथ, जो मैं हाँ, समझ हाँ। रही हूँ? हुँ, या फिर हुँ, आप हुँ, मुझे हुँ, फिर से एक बार क्लियर जैसे कि क्लाइंट की तरफ से क्लियरिटी था, हुँ, अपने जो एक्सप्रेशन थे ना, वो सारे थे, बट फिर भी हुँ, हुँ, काउंसलर समझ नहीं पा रहे थे, तो जैसे वहाँ पे हमें कहा गया है कि मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या मुझे फिर से एक बार बता पाओगे इस तरह से? हुँ, और फिर उसको हुँ, समराइज़ करके फिर वो उस पे जा सकते थे इंटरवेंशन में। हुँ, राइट, और ओके। जी, ये सर फिर लास्ट में उन्होंने अफ़र्मेशन में भी थोड़ा-सा उम, कम ऐसे ज हाँ, क्योंकि अफ़र्मेशन आगे था ही नहीं मुझे लगता है। जी, जी, क्योंकि आगे ही वो बहुत डिस्टर्ब शायद काउंसलर खुद डिस्टर्ब थे, तो वो अफ़र्मेशन डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, होता है सर। हुँ, जी सर। काउंसलर को ही अफ़र्मेशन की ज़रूरत थी। काउंसलर इतने घाय में था, कब मैं बंद कर दूँ? सर हुँ, ओके जी सर। हितेश का मुझे आइकॉन दिख रहा है। हितेश आप कुछ शेयर कर पाएँगे? सर जब चल रहा था ये बातचीत तब मैं थोड़ा यहाँ जॉइंट तो हुआ था लेकिन सर के साथ और श्रुति मैडम के साथ थोड़ा वो मीटिंग चल रहा था उसमें मैं ये बात सुन नहीं पाया सर। आपने जब सतीश जी से पूछा तब मैं आया था उसके बाद सर इसके लिए ओके, ओके, मिस हो ठीक गया है। सर। हाँ। हाँ, हाँ, मुझे यहाँ रानू का ये दिख रहा है। रानू आपने ये केस को सुना है? वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नहीं सर, मैं 5-10 मिनट से ट्राई कर रही थी जॉइन करने के लिए, बट जॉइन नहीं हुआ, तो वैशाली मैडम को कहा कि मैं जॉइन नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने अभी जॉइन किया मुझे। अ, तो मैं नहीं सुन पाई हूँ सर, बट मैं इसको ज़रूर सुनूँगी। ठीक है। तो भाविन आपके क्या इनपुट्स है? सो यू टॉक इन डिटेल आपको पूरा एज़ एमएचपी आपको पूरा डिटेल में यू नीड टू टॉक। हुँ,
यस सर, हाँ, केस तो मैंने बहुत अच्छे से सुना, लेकिन हमारे काउंसलर्स के जो इनपुट थे, उसमें शायद कॉल बीच-बीच में आ रहे थे सर, तो सुन नहीं पाया हूँ। बट हाँ, केस के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। हुँ, केस में सर जैसे स्टार्टिंग हुआ कि कॉलर ने बताया कि ऐसे-ऐसे परेशानी है, चिड़चिड़ापन है, एंगर है, किसी को मार दूँ या फिर मर जाऊँ। वहाँ पे और हुँ। ज़्यादा एक्सप्लोरेशन में अगेन सुसाइडल आइडिएशन के बारे में डिटेल में बात होना हाँ, चाहिए था। इमरजेंसी में कितने दिन से हो रहा आएगा। है ये सबसे हुँ, बड़ा क्वेश्चन। यस सर। कितने दिन से हो रहा है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे मिस कर दिया शायद जागृत जी ने, मैंने सुना नहीं बट मैंने नहीं सुना ये हुआ कितने दिन से ये सब हो रहा है और आपके साथ क्या में? ऐसा कभी पहले आपने करके देखा है क्या? प्रीवियस एक्ज़ैक्टली। अटेम्प्ट वो क्योंकि ये यस। दोनों भी इमरजेंसी है। ऐसा भी हो सकता है, आपने कभी पेपर में पढ़ा होगा ना, हस्बैंड को मार दिया, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया चाकू से। ऐसे तो केसेस हुए हैं, राइट? या फिर हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया कि उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल है करके वो उसको खूनी कर दिया, मर्डर ही कर दिया। ऐसे भी केसेस है, राइट? तो जब पेशेंट खुद बोल रहा है मर जाने की या फिर मार जाने की, तो इट्स एन इमरजेंसी। गुड। और बाकी काउंसलर ने अभी तक ये पॉइंट नोट नहीं किया, जागृति ने तो नहीं किया, बाकी काउंसलर ने भी ये पॉइंट नोट नहीं किया। सो गुड ऑब्जर्वेशन। और वो भी शुरुआत में ही पेशेंट ने ऐसे बोला, तो इट बिकम्स एन इमरजेंसी, राइट? और पेशेंट का टोन देखो, पेशेंट का टोन थ्रू आउट कन्वर्सेशन वो वैसा ही था, एग्रेसिव था, है ना? ये नोटिस किया ना भाविन आपने? और तो यस सर। गुस्से में ही था। तो हो सकता है कि उसको अगर ये यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है वो, और उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो हो सकता है आज ही वो कुछ कर दे रात को, या फिर ये वो कर दे। एक्ज़ैक्टली और सर। अगर ऐसा केस है तो सीधा सीधा वो एमएचपी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। और या फिर इधर के जो साइकोलॉजिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में बैठे हुए हैं, उनसे, साइकेट्रिस्ट को मत बोलो, साइकोलॉजिस्ट को बोलो, उनसे पर्सनली मिलने के लिए कम से कम इतना वो कर सकते थे। ओके, अगेन। यस सर। तो जैसे आपने बताया कि कॉल ट्रांसफ़र होना चाहिए और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन उसमें होना चाहिए था, ये जो ये बताए सिम्पटम्स। देन अगेन एंगर को बिल्कुल ही ये ना आना चाहिए। पेशेंट को ऐसी सिचुएशन में ज़मीन पे लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसको रिलैक्स करना वहीं के वहीं कुछ टेक्निक है, जिससे उन्हें वहीं पे रिलैक्स कर सकते हैं। देन आगे जैसे ही कंफर्टेबल फ़ील करता है हमारा कॉलर, उससे बातचीत शुरू करनी चाहिए। और एट द लास्ट मोमेंट जो भी बातचीत हुई, जो भी कन्वर्सेशन हुआ, उसका समराइज़िंग होने ही चाहिए। हमारे 4 से 5 सेशंस हो गए हैं। उसमें काउंसलर्स ने कहीं पे भी समराइज़िंग नहीं किया है। जितना भी कॉलर का वर्ज़न और हम जो समझ पाए, उसका समराइज़ेशन होना ही चाहिए कि मैम जैसे आपने ये बताया, आपको ये हो रहा है और हस्बैंड के बिहेवियर से ऐसे आपने जैसे बताया और ये आपने बताया, ये सही है। उसमें क्लैरिफ़ाई भी आप कर सकते हैं, ये सही है। अगर वो ऐड करना चाहती है या फिर कुछ कम करना चाहती है, उसको ये करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और समराइज़ेशन बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हमें आगे क्या इंटरवेंशन देना है। ओके सर। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट की जो साइको सोशल फर्स्ट एड वाली नीड थी, यानी अगर मुझे इंजरी हुई है तो मेरी फर्स्ट एड क्या रहेगी कि एक तो उसको साफ करो और मरहम पट्टी करो। और इस पेशेंट में जो फर्स्ट एड की जो जरूरत थी वो क्या थी, उसका एंगर इशू, ये उसकी फर्स्ट एड थी। वो जाने दो उसके हस्बैंड को कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल है या नहीं है, जागृति का पूरा फोकस वो प्रूव करने के लिए लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जागृति के दिमाग में यही था कि उसका सच में है या नहीं है, सच में है। अरे क्या करना है यार आपको, सच में है नहीं है। अपने पास जो पेशेंट आया है, अपने को उसको मरहम पट्टी बांधनी है, वो हस्बैंड थोड़ी अपना ये है। तो कॉज के तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका जो शुरुआत है कि जो हुआ है मरहम पट्टी पहले करो। पिछली बार भी किसी ने जब मैंने केस प्रेजेंट किया था तो किसी ने ये इशू उठाया था, हाँ, हितेश ने, कि वो जो जब मैं काउंसलर बना था, भाविन पेशेंट था, तो हितेश का ये था कि उसने यानी
काउंसलर ने वो जो इंसिडेंस था, जो घटना थी उसको एक्सप्लोर नहीं किया और सिर्फ इमोशंस को एक्सप्लोर किया। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन सही था, अच्छा था, है ना? परंतु इमोशन जो है वो प्रायोरिटी है। घटना ये उसके बाद की भी है। तो शुरुआत में यानी मैंने जानबूझ के इसको इग्नोर किया था घटना को और इमोशन को ही प्रायोरिटी दिया था सो दैट उसकी मरहम पट्टी मैं कर पाऊँ। यानी मैंने उदाहरण भी दिया था कि पेशेंट आपके पास एक घाव लेके आया है। घाव लेके आने के बाद में पहला आपका काम ये है कि उसका जो खून बह रहा है, वहाँ जो कचरा लटका है, उसको आप साफ करें। ना कि आप अपने हाथ धरे बैठे रहे और पेशेंट से पूछे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या-क्या हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन, है ना? तो पेशेंट उसमें आपके पास इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। पहले कोई उसको घाव को सही करे, राइट? और फिर वो पूछना भी चाहिए, जो मैंने टोटली नेग्लेक्ट किया था। मैंने घटना को पूछा ही नहीं था और सिर्फ इमोशन को ही एक्सप्लोर किया था, राइट? तो कम से कम वो तो किया था। वैसे ही यहाँ पेशेंट की जो इमोशन है, पेशेंट का घाव है, उसका गुस्सा, पेशेंट को तकलीफ किस वजह से हो रही है? पेशेंट को तकलीफ आपको लग रहा है, पेशेंट को लग रहा है कि उसको तकलीफ उसके हस्बैंड के बिहेवियर से हो रही है। ये रॉन्ग है। साइंस ये बोलता है, साइकोलॉजिकल साइंस यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ये बेस है। अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो। शायद मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम में आएगा। हाँ, अभी मैं जो कह रहा हूँ, वो बिल्कुल ध्यान से सुनो। साइंस क्या बोलता है, जो बाकी लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है। साइंस ये बोलता है, हमें जो तकलीफ होती है, वो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अपने आजू-बाजू परिस्थिति की वजह से नहीं होती है। हमें जो तकलीफ होती है, हमारे अंदर जो कोई एक थॉट होता है, कोई एक इमोशन होती है, वो छेड़े जाने की वजह से होती है। वो डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। मैं उदाहरण बताता हूँ कि मेरे मम्मी का देहांत हो गया, उनका कैंसर से डेथ हो गई, ठीक है? और मैं कुछ दिनों के बाद में रोने लगा। तो मुझे जो तकलीफ हो रही है, एक कॉमन मैन को क्या लगेगा? मुझे जो तकलीफ हो रही है कि अरे इसकी मम्मी का डेथ हो गई है इसलिए बेचारा रो रहा है, बराबर? सबको ऐसे लगेगा, लेकिन साइंस ये नहीं सोचता है। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ साइंस, साइंस ये कदापि नहीं सोचता है। साइंस ये सोचता है कि उसकी मम्मी की डेथ हो जाए या फिर पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए, इसका इसके रोने से कोई संबंध नहीं है। इसका रोने से संबंध ये है कि मम्मी की डेथ होने की वजह से इसके दिमाग में एक कुछ थॉट आया है और वो थॉट इसके इमोशन को डिस्टर्ब कर रहा है। उस वजह से ये रो रहा है, ठीक है? तो प्रॉब्लम किसमें है? मम्मी की डेथ हुई ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसका जो फॉल्टी थॉट है, जो इमोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। समझने की कोशिश करो। मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल फिर से बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करो इसको, कि बॉस ने कुछ कह दिया है, हुँ? बॉस ने कुछ कह दिया है और ये जो पेशेंट है, इसको बहुत सारा गुस्सा आ गया है। तो सब सामान्य लोगों को ये लगेगा कि बॉस ने कुछ बोला इसलिए इसको गुस्सा आया। पर ये सच्चाई नहीं है। साइंस ये बोलता है कि बॉस का बोलने का और इसके गुस्से का कोई संबंध नहीं है। संबंध ये है कि इसका फॉल्टी थॉट जनरेट हो गया है इसके दिमाग में बॉस के बोलने के बाद। वजह से भी नहीं बोल सकते, आप कॉज़ एंड इफेक्ट भी नहीं बोल सकते। बॉस के बोलने के बाद इसके दिमाग में फॉल्टी थॉट आ गया है और वो फॉल्टी थॉट ने इमोशन को डिस्टर्ब कर दिया है। अभी समझो इसका मैं और ज़्यादा एक्सटेंड करता हूँ इस एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए। उस ऑफ़िस में मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में आजू-बाजू में 4-5 लोग भी थे, है ना? और वो बॉस ने झाड़ा सब उस टीम को, राइट? तो इसमें से ये इसके मन में गुस्सा आया, डिस्टर्ब हो गया है, ये रात को उसको नींद नहीं आ रही है। जो दूसरा था,
वो बाहर आने के बाद में हँस रहा है बॉस के ऊपर और अपना काम कर रहा है, घर में जा रहा है और फिर पिक्चर देखने चला गया, एन्जॉय कर रहा है, 9 से 12 का शो और ये रात भर सो नहीं पा रहा है। तो फ़र्क कहाँ है? पूरी टीम को डाँट पड़ी, बॉस ने सुनाया, राइट? तो एक पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे पर्सन को इतना फ़र्क पड़ रहा है कि वो सो नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम बॉस के डाँट में है या फिर प्रॉब्लम दोनों के सोच में है। साइंस ये बोलता है परिस्थिति कुछ भी विपरीत हो, कितनी भी हो, परिस्थिति कभी भी हमारे डिस्टर्बेंस को जवाबदार नहीं रहती है। हमारे डिस्टर्बेंस को जवाबदार होती है हमारा फॉल्टी थॉट, राइट? वैसे ही आपको समझ में आया होगा, अभी तक जो एग्ज़ाम्पल दिए, वैसे ही इस केस में जो आज हमारा डिस्कशन हम जिस केस का कर रहे हैं, इस केस में इट्स ओके उसका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल रहो या ना रहो या फिर इसका ये सस्पिशन रहो, सिर्फ एक तो सच में एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर उसका एक डाउट है, सस्पिशन है। पर सच्चाई ये है कि वो पेशेंट जो है वो डिस्टर्ब्ड है, उसकी इमोशन डिस्टर्ब्ड है, वो एंग्री हो गया है पेशेंट, राइट? तो ये जो एंग्री हुआ है वो उसके पीछे उसका थॉट है, जिसके लिए पेशेंट जवाबदार है, ना कि परिस्थिति। समझने की कोशिश करो साइंस के व्यू से। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रिंसिपल है। ये साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझ पाते इस प्रिंसिपल को। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर इसी केस में एक दूसरी लेडी है, उसका हस्बैंड है, उसको भी डाउट है, एक्स्ट्रा मैरिटल है उसका, लेकिन वो लेडी उसका लोड ही नहीं ले रही है। वो लेडी को लग रहा है कि अरे वो करता है ना करने देना, मुझे क्या लेना देना है। वो कितना भी मुँह काला करके आया है। मुझे घर में पैसे दे रहा है ना, शांति से रह रहा है ना, बच्चों का खर्चा कर रहा है ना, मेरा क्या लेना देना है उससे। ऐसा भी हो सकता है ना? या फिर वो तीसरी लेडी है, जो पेशेंट फ़ोन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो लेडी बोल रही है उल्टा कि आपके कंपनी के आपको कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। घर में आने के बाद में भी आपके कलीग्स को आपको ये करना पड़ रहा है ना? वो उसको उल्टा ये कर रही है, यानी एक्नॉलेज कर रही है। ये लेडीज़ लोगों को आप बोल रहे हो, वो बात कर रहे हो, लेडीज़ लोगों से इतना काम करवाना पड़ता है क्या? है ना? वो उस काम को वो एक्सेप्ट कर रही है कि ये काम के बारे में बात हो रही है और ये है ना? देखो परिस्थिति तीनों भी परिस्थिति वही है, लेकिन तीनों का रिएक्शन अलग-अलग हो सकता है, राइट? तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे सोच में है और वो सोच डिस्टर्ब होने की वजह से इमोशन डिस्टर्ब हो रही है। तो हमारा फ़ोकस कम से कम वो पेशेंट रहना चाहिए, जो अभी डिस्टर्ब चल रहा है और जैसे भाभी ने पिन पॉइंट किया वो एंगर को तभी के तभी एड्रेस होना चाहिए, काम डाउन इफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि पेशेंट के बोलने में आपको एंगर दिख रहा है ना? पेशेंट के बोलने में आपको एंगर दिख ही रहा है, वो आपके ऊपर ही उसी एंगर से बात कर रहा है। तो वो जो कामिंग डाउन इफेक्ट है कि मैडम थोड़ा-सा आप रिलैक्स हो जाइए। आप कहाँ हैं अभी? तो बोलेंगे कि मैं इधर घर में हूँ, चल रही हूँ। तो आप वो पूछ सकते हैं कि आप बैठिए, आराम से एक जगह पे बैठिए। आप मेरा जो मैं बोल रही हूँ 1 मिनट 1 मिनट। हेलो? हाँ, मुझे सुन रहे हैं? तो आराम से एक जगह पर बैठिए और आप उसका डीप ब्रीथिंग करवाइए वहीं, है ना? तो पेशेंट काम डाउन होगा, तो शायद फिर उसके अंदर की जो विचार है, अंदर की जो फिर दबी हुई भावनाएँ हैं, वो आँसुओं से निकल जाए। गुस्सा जो है, उसकी दूसरी बाजु दुःख है। दुःख ये बात का हो सकता है कि आई एम लूजिंग माय हस्बैंड कि मेरा मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा दुनिया में मेरे पति के सिवा कुछ नहीं है और मेरा पति मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या फिर कोई तो भी मेरे पति को मेरे से दूर खींच रहा है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल होने में ये भावना होती है। उसका जो गम है, दुःख है, वो गुस्से के पीछे का, वो बाहर आ सकता है, ऐसे केस में। सो दैट मे बी द प्रायोरिटी। वो एड्रेस होना चाहिए था, वो
वो साइकोसोशल फर्स्ट एड जैसा वहीं के वहीं वो देना था। ओके, हाँ, और भाविन आपने क्या-क्या नोट किया? यस सर। हाँ। दूसरा अ, ये इसमें एक नॉर्मलाइज़ेशन का जो था, वो तभी पॉसिबल था जब बहुत सारी चीज़ वो वेंटिलेट होता, उसके इमोशन को एड्रेस किया जाता और वो नॉर्मलाइज़ेशन करते तो उसे बहुत रिलैक्स फ़ील भी हो सकता था कि मेरी बात समझी जा रही है। तो शुरू में ही नॉर्मलाइज़िंग करते हैं तो पेशेंट बहुत रिलैक्स फ़ील करता है। ये एक सिग्निफिकेंट है। और देन बाकी चीज़ मुझे लगता है काउंसलर्स ने डिस्कस की है और एट लास्ट वही समराइज़ेशन बहुत हेल्प करता है हमें केस को समझने में और इंटरवेंशन देने में। यही सर मेरा ऑब्जर्वेशन था। हुँ, ठीक है। इंटरवेंशन के बारे में क्या कहना होगा आपको? बिकॉज़ इंटरवेंशन के बारे में डिस्कशन हुआ ही नहीं। यस सर। हाँ, इंटरवेंशन के बारे में ये रहेगा सर कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन जो भी हस्बैंड के साथ में है वो होना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि छोटी सी बात के लेके वन साइड से बोलना बंद हो जाता है, तो टू वे कम्युनिकेशन बंद ही हो जाता है, बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। कोई भी व्यक्ति दो में से इनिशिएटिव नहीं लेता है, तो लेडी को इनिशिएटिव लेना है, बात करनी है, उसके रैशनल आर्गुमेंट, उसका पक्ष रखना है। जैसे आपने लास्ट एक सेशन में बोला कि उसका पक्ष रखना है और रैशनल आर्गुमेंट उसको बहुत हेल्प करेंगे कि अभी इस उसका केस पक्ष में रखे। वैसे जागृति ने बहुत अच्छी कोशिश किया है। वैसे जागृति का पूरा ध्यान वही था कि वो उसके साथ बात करे। पर जागृति ने वो पिन पॉइंट नहीं निकाला कि वो बात क्यों नहीं कर पा रही है और पेशेंट क्या बोल रहा था, मैं क्या बात करूं उसके साथ, वो तो निगले कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है और गुस्सा प्रदर्शित करे ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जो लेडी है ये बात कर रही है तो गुस्से से बात कर रही है, राइट? और वो जो हस्बैंड है वो जो बात कर रहा है वो निगलेक्ट कर रहा है, उसको उसके बात को सुन ही नहीं रहा, क्योंकि उसने अडॉप्ट किया है कि उसको पता है कि मैं इसके साथ बात करूंगा तो ये और ज्यादा चिढ़ जाने वाली है और फिर ये होने वाला। उसने एक ही काम किया कि ये कितना भी बोले ये बिल्कुल बोलना नहीं है, इसके तरफ ध्यान ही नहीं देना है। ऐसा भी हो रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपने पास वो यानी हस्बैंड का भी गलती हो रहा है कि वो बिल्कुल उसको निग्लेक्ट कर रहा है, उसके बात को तवज्जो ही नहीं दे रहा है, और इसका ये गलती हो रहा है कि ये एकदम गुस्से से बात कर रही है। तो हमारे पास तो सिर्फ पेशेंट है, वो हस्बैंड तो नहीं है फिलहाल। तो पेशेंट को कम्युनिकेशन के बारे में बोलना चाहिए कि जब ऐसा ये हो रहा है, वो आ रहा है, तो अ, आपको जो बात करना है वो बिना अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करके बात करो, बात रखो, पूछो। लेकिन पेशेंट ये एक जागृति ने बोला, ये यानी उसके हिसाब से जागृति ने प्रयास किया है बोलने का, पर जागृति को ही ये पेशेंट ने ये कर दिया कि कैसे क्यों ऐसे ऐसे कैसे शांति से बात करे कि वो ऐसा करेगा, वो वैसे करेगा, ऐसा तो है ही, तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना? ऐसा ये करने की कोशिश किया। तब जागृति ने उसे थोड़ा-सा ये करना था कि हाँ, बराबर है आपका, गुस्सा तो आएगा ही, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको समझ रही हूँ कि गुस्सा तो आने ही वाला है ऐसे केस में, परंतु अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें शांति से बात करके समझना पड़ेगा कि क्या-क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है ना? जैसे मैं हमेशा पेशेंट्स को भारत-पाकिस्तान का उदाहरण देता हूँ कि भारत-पाकिस्तान में जब ये युद्ध होता है, तो वो बॉम्ब से ही हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, वो इधर से इंडिया बॉम्ब फेंके, उधर से पाकिस्तान बॉम्ब फेंके, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। तभी होगा जब दोनों मिलके टेबल पर बैठेंगे, है ना? अब मैं गाँव में रहता था तो मैं देखता था कि ऐसे झगड़े होते थे, जोर-जोर से झगड़े, और झगड़े में कभी हल नहीं निकलता है किसी चीज़ का, राइट? तो इमोशंस को दूर रखना पड़ेगा, ये समझाना ज़रूरी था पेशेंट को। और सेकंड थिंग, कपल काउंसलिंग के सिवा रास्ता नहीं है ना? पेशेंट खुद ही अपना डिसीजन दे रही थी कि बस वो ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा।
पेशेंट को आखिरी में कपल काउंसलिंग के बारे में बोलना था कि आप और आपके हस्बैंड आप आइए विनोबा भावे में सिविल अस्पताल में, वहाँ साइकोलॉजिस्ट है। तो क्या होता, वो सुसाइड वाला, वो होमिसाइड वाला, मारने और मर जाने वाला, वो भी इश्यू सॉल्व होता, एड्रेस होता। साथ में कपल काउंसलिंग है, इसका भी पक्ष समझता। साथ में कोई अगर डेल्यूशनल डिसऑर्डर तो नहीं है, ये भी रूल आउट होता। ये भी देखना है कि डेल्यूशन यानी सच्चाई शायद अलग है। सच्चाई मैंने इसके पहले भी बोला है, पक्ष सुनना जो अभी आपने कहा। हस्बैंड का वर्शन सुनना ज़रूरी है, तब जाके आप किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। सच्चाई ये भी हो सकती है कि हस्बैंड यहाँ विक्टिम है। वो जब चुपचाप रह रहा है, एक बार उसने मारा होगा उसको और वो चुपचाप रह रहा है अभी। 1 मिनट 1 मिनट जस्ट मोमेंट, गिव मी 1 मिनट। हाँ, यस। तो उसका भी पक्ष सुनना है। हो सकता है कि वो विक्टिम है, वो यस डेल्यूशनल डिसऑर्डर में है। ये शायद बार-बार फ़ोन करके ऑफ़िस में डिस्टर्ब कर रही है और वो इसके साथ बात नहीं कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि वो इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमेशा गुस्से में रहती है। और ऐसा होता है कि शुरुआत के दौर में सब अच्छा होता है और हस्बैंड को गुस्सा आता है और एक बार मारता है। जब हस्बैंड ने एक बार मारा है, उसने बहुत बड़ी गलती किया है, लेकिन वो वाइफ के लिए इतना ट्रॉमाटाइज़ रहता है, वो ज़िंदगी भर वो भूल नहीं रही है और बार-बार वही याद दिला रहे, तुमने मारा, तुमने मारा, तुमने मारा। और फिर आगे का हर कम्युनिकेशन में वो गुस्से से ही बात कर रही है उसके साथ। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। उसको वो माफ़ नहीं कर पाती है और फिर वो पूरा लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। चीज़ें, वो कितना भी वो बोलता है कि हाँ, मेरे से गलती हुई, मैंने माफ़ी भी माँगी इस बारे में, फिर भी उसके दिमाग में वो रहता है कि जो 10-15 साल पहले हो गया है। ऐसे केसेस देखे हैं। तो ये कपल काउंसलिंग से ही सॉल्व हो सकता है। तो कपल काउंसलिंग के लिए भी उसको मोटिवेट करना कि आप आपके हस्बैंड को लेकर आओ, ऐसे। और कुछ आपको ऐड करना है हिरेन? भाविन? नहीं सर, वही एक वही। हाँ, हाँ, राइट। तो ये बहुत अच्छी केस थी जैसे मुझे लगता है और मैंने जागृति के लिए यही केस करने का, शायद जागृति को पता नहीं क्यों ये मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट के ही बहुत सारे केसेस आते हैं। है ना जागृति? और इसमें ही आप फँस जाते हो, क्या करना है आपको समझ में नहीं आता है। ऐसा है? आप मुझे सुन रहे हैं जागृति? जी सर, सुन रही हूँ। हाँ, हाँ, क्या आपको ऐसे ही केसेस ज़्यादा आते हैं? जी सर, ज़्यादातर मुझे ऐसे केस आए हैं ज़्यादातर। हाँ, तो लेकिन इसके सर बारे में आपके सामने सर हाँ, हाँ। ये नहीं होना चाहिए, तभी हम टफ हो सकते हैं। मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, अपने आप को घर में छोड़ के आना पड़ेगा। व्हेन वी आर इन काउंसलिंग, अपनी पर्सनैलिटी को भी घर में छोड़कर आना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज़ द गुड केस। अभी और आपको डिस्कस करना है कुछ भाविन, कोई पॉइंट आपका? नहीं सर, वही है, हो गया आई थिंक डिस्कस। हुँ, तो मैं समराइज़ कर देता हूँ इंटरवेंशन के बारे में। सबसे पहले तो पेशेंट के वो एंगर के बारे में ये करना था, उसको काम डाउन इफ़ेक्ट वहीं के वहीं देना था। ये बहुत ज़रूरी था। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरवेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसको इसने भी कोशिश किया शायद जागृति ने इस बारे में कि ठीक है, वो प्रॉब्लम है, वो मैरिटल प्रॉब्लम है, हस्बैंड का बिहेवियर है, सब कुछ है, परंतु इसका भी लाइफ है, तुम्हारा भी खुद का लाइफ है और 15 साल अभी शादी को गुज़र चुके हैं। बच्चे हैं, आपका भी खुद का लाइफ है। तो आपने अपने लाइफ के बारे में ध्यान देना चाहिए। आपके लाइफ का एक छोटा-सा ये पार्ट है। हस्बैंड ऐसा बिहेव कर रहा है, उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी सब कुछ आपका बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। है ना? बराबर है?
समझो मैं हूँ और मेरा एक हाथ जो है अ, उसको फ्रैक्चर हो गया, यानी मेरी ज़िंदगी पूरा शरीर खराब हो गया, ऐसा नहीं है ना। वो हाथ फ्रैक्चर है सिर्फ़। वैसे ही उसके लाइफ़ का एक छोटा-सा पार्ट है, लाइफ़ के तो बाकी के भी एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वो एस्पेक्ट्स जो है वो उसको उसने जीना चाहिए, उसका भी खुद का एक्जिस्टेंस है। अपने जो पैशन है, अपना जो रूटीन है वो बराबर रखना चाहिए। अपने खुद के लिए जीना चाहिए, जो पैशन है, हॉबी है, वो करना चाहिए। वो खुद जॉब कर सकती है और खुद को एंगेज कर सकती है। बस शायद जागृति ने ऐसे प्रयास किया, उसको वो पता था, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ वैसे बोल रही थी। लेकिन पैरों पर खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो पैसे-वैसे दे रहा था या फिर आपने एक्सप्लोर करना था कि वो पैसे देता है क्या? खर्चा वगैरह सब बराबर कर रहा है क्या? वो एक्सप्लोर करना था। अ, और तीसरी बात इंटरवेंशन में ये आएगी कपल काउंसलिंग जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है, वो कपल काउंसलिंग के द्वारा ही यहाँ ये हो सकती है, उसका भी वर्ज़न देखना ज़रूरी है, कहाँ इश्यू है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। कुछ इसके अलावा भी कुछ जागृति से कुछ ये हुई है गलतियाँ वो उसने कहा कि बच्चों के लिए जीना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला है। भगवान के वास्ते, बच्चों के वास्ते अरे उसका खुद का एग्जिस्टेंस है ना, वो उसने खुद के लिए जीना होगा, ये होना चाहिए। जब लोग बच्चों के लिए जीना होगा ऐसे आप बोलते हो तो आप उसको और ज़्यादा तकलीफ देते हो, कि अरे देखो मैं बच्चों के लिए भी नहीं सोच पा रही हूँ, मैं कितनी गई गुज़री हूँ, कि मैं बच्चों के बारे में भी बयान नहीं दे पा रही हूँ। भगवान के वास्ते, गुस्सा तो हमें भगवान के बारे में रहता है, कि भगवान सबको देता है और मुझे ही नहीं देता है, तो क्या भगवान के वास्ते हमें जीना है, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद के वास्ते जीना है, हमारे खुद के लिए। मेरा भी एग्जिस्टेंस है, मुझे भी जीने का अधिकार है और मैं भी अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरे हस्बैंड के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मेरी अंदर की खुशियाँ मेरे हस्बैंड के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये वहाँ आना चाहिए, तो वो बच्चे का वास्ता जो है वो नहीं देना चाहिए। दूसरा उसने ब्लंडर किया वुमन हेल्पलाइन, है ना? वुमन हेल्पलाइन कब आएगा कि जब वो उसको मारा जा रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, हैरेसमेंट हो रही है, अब्यूज़ हो रहा है। अगर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उस पर्सन के, यहाँ यहाँ वुमन हेल्पलाइन कुछ नहीं कर सकती है ना, राइट? उसने जब पहली बार उसको मारा तो फिर आपने एक्सप्लोर करना था कि वो मारना-पीटना जो है वो कितनी बार हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या एक ही बार हुआ है, राइट? और वुमन हेल्पलाइन का यहाँ कहीं रोल ही नहीं बनता है, क्योंकि हाँ, वो क्या बोल रहा है क्या बोल रही थी कि वो निग्लेक्ट कर रहा है, वो आ रहा है अपना और अपना मोबाइल में रह रहा है, ये कितनी भी बड़बड़ कर रही है, इसके ऊपर गुस्सा कर रही है, तो भी वो कुछ नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ वुमन हेल्पलाइन कुछ नहीं कर पाएगी। वो तो बोलेगा मैं कहाँ अत्याचार कर रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, यही मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, यही मेरे ऊपर गुस्से से काम कर रही है, राइट? तो वुमन हेल्पलाइन पे ये करके आप को केस को कॉम्प्लिकेट कर दोगे। बल्कि यहाँ वुमन हेल्पलाइन सोशल वेलफेयर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ उल्टा काउंसलर की ज़रूरत है, कपल काउंसलर की ज़रूरत है। तो आप हस्बैंड का नंबर भी ले सकते हैं, उनके साथ बात करके आप कपल काउंसलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर उसे यहाँ रेफर कर सकते हैं। ओके तो ये भी वहाँ इश्यू था। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कवर हो गया है और आई होप कि अगली बार ऐसे कोई आए तो जागृति एंग्ज़ियस नहीं होगी और बिना एंग्ज़ियस होके यही करती है। जागृति वैसे अच्छे करती है, मैं वहाँ कल बैठा था, पूरा 1 बजे तक था मैं, तो मैं जागृति को सुन भी रहा था चुपचाप से। तो वहाँ तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाती है जागृति, बातें करती है बराबर। और शायद मुझे लगता है कि लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आता है। जब आप हिंदी में बात करते हैं और आपकी मदर टंग गुजराती में है, तो वो भी एक इश्यू हो जाता है। गुजराती में शायद आप अच्छे से आपकी बातों को प्रकट कर सकते हैं, तो डोंट हेजिटेट टू टॉक इन गुजराती अगर गुजराती पेशेंट है तो। और कॉन्फिडेंट रहिए, दूसरा व्यक्ति आपको कुछ देख नहीं रहा है कि आप आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है।
है ना? उसको पता नहीं कि आपकी एज क्या है, तो आपके बोलने से वो कॉन्फिडेंस झलक ना चाहिए। ना ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, ना लो कॉन्फिडेंट रहना है। यू हैव टू बी जस्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि आई एम द काउंसलर और मुझे काउंसलिंग है। आप काउंसलर है यानी आपको बहुत बड़ी अथॉरिटी है और आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है ना। आपको ज्ञान थोड़ी देना है ना? ज्ञान वाले वो बाबा लोग रहते हैं जो ज्ञान देते हैं। वो चिल्लर, वो मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, जो खुद के बातें करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं। आप काउंसलिंग कर रहे हो यानी आप पेशेंट को ही पेशेंट के रिसोर्सेस को दिखा रहे हो और उसी रिसोर्सेस से रास्ता निकालने के लिए उसे हेल्प कर रहे हो और वही पेशेंट अपना रास्ता निकालने वाला है ना? आप सिर्फ वो फोड़े को फोड़ने वाले और मरहम पट्टी करने वाले लोग हो। उसके लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है ये काम, जिसको दूसरे का दर्द समझता है। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया। नेक्स्ट टाइम हम हितेश को सुनने की कोशिश करेंगे। सो हितेश, आप अपनी डेट जो है वो बताइए, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम अरेंज करेंगे। भाविन को बोल देना है डेट। सर मैं ओके कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। सर अभी आपने जस्ट वो मारपीट वाला वो जो आप सीन बता रहे थे, वो समझा रहे थे हम लोग को, तो सर उसमें आपने ये चीज़ कहा कि ऐसे केसेस में लाइक हम हस्बैंड का नंबर भी ले सकते हैं और उनसे बात करने के लिए। लाइक सर हम एज़ अ काउंसलर अगर ऐसा कुछ केस आता है तो फिर क्या हम पेशेंट से उनके हस्बैंड का नंबर माँग सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मांग सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि मैं उनके साथ, आप उनका नंबर दीजिए, मैं उनके साथ बात कर रही हूँ। क्योंकि ये जो केस है, पर्टिकुलर ये जो केस है, यहाँ हुँ, एक तो पेशेंट सुसाइडल आइडिएशन एक्सप्रेस कर रहा है हुँ, या फिर होमिसाइडल आइडिएशन एक्सप्रेस कर रहा है। इमीडिएट ओके। इंटरवेंशंस में आपको पेशेंट के रिलेटिव को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ओके, ओके। राइट? तो आप आराम हुँ, से माँग सकते हो, उसको बता सकते हैं कि आप कपल काउंसलिंग में आ जाओ, तो आप दोनों एक साथ बात करेंगे हम। पेशेंट भी रहेगा और उसकी वाइफ भी रहेगी और सॉरी हुँ, पेशेंट रहेगा, उसका हस्बैंड रहेगा और दोनों एक हुँ, साथ आप टाइमिंग फिक्स करके बात कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट द कपल काउंसलिंग इज़। ओके, ओके सर, क्लियर। ओके, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एन्जॉय कीजिए इवनिंग। थैंक यू ओके, सर। बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.